वो कौन सा साइबर अपराधी था जिससे अमेरिका, मतलब इतना भयावह है कि अमेरिका भी डरता था उससे? तो वो कौन सा साइबर अपराधी था, मोस्ट वांटेड साइबर अपराधी इन द वर्ल्ड? तो ये कहानी है रॉश अल्ब्राइट की। हुआ क्या कि जब डार्क वेब स्टार्ट हुआ तो डार्क वेब पे एक पोर्टल आया, ई कॉमर्स पोर्टल सिल्क रोड करके। सिल्क रोड 2009 के आसपास स्टार्ट हुआ और 2011 में हालत ये हो गई कि पर डे उनका जो ट्रांजैक्शन था वो करीब मल्टी मिलियन डॉलर्स हो गया। सिल्क रोड पर मेनली ड्रग बिकती थी जी। और बाकी चीज़ें भी, इलीगल चीज़ें बिकती थी। तो इस तरह ई कॉमर्स पोर्टल जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ईबे टाइप है, उसी तरीके से सिल्क रोड डिज़ाइन हुआ था, लेकिन ये डार्क वेब पर था। और ये सिल्क रोड का नाम एंशिएंट टाइम के एंशिएंट टाइम से रेफर करके बनाया गया था क्योंकि सिल्क रोड जो था, जो पूरा रोड है, व्यापार के वो लिए। व्यापार के लिए बनाया गया था जी। और इसलिए शायद उसको रेफर किया गया था। लेकिन चूंकि इसमें ड्रग ज़्यादा बिक रही थी और जितना रशियन कंट्री से ड्रग आता था और अमेरिकन, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में कंज्यूम होता था, वो सब सिल्क रोड के थ्रू मूव होना शुरू हो गया। और ये इतनी तेज़ी से ग्रो किया क्योंकि एक तो एनोनिमस करेंसी मिल गई लोगों को, बिटकॉइन, प्लेटफॉर्म भी एनोनिमस है, तो पकड़ना बहुत मुश्किल था कि कौन खरीद रहा है, कैसे। और ये डिलीवरी सिस्टम इतना इंटैक्ट था कि वो कुरियर में भी नहीं पकड़ में आते थे। पर ये समझ में आ रहा था कि क्राइम हुआ है और ये ड्रग्स पकड़े गए। तो यूएस पार्लियामेंट ने इस पर वर्क करना शुरू किया और ने कहा भाई इसको तो बंद करना पड़ेगा। तो एफबीआई ने कुछ हैकर्स हायर किए और उनसे कहा कि आप सिल्क रोड को टेक डाउन कर दो। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम डीडॉस अटैक करते हैं जी। और इस बिकॉज ये 2011 की बात है तो डीडॉस अटैक ट्राई किए गए। पर डार्क वेब पर किसी भी वेबसाइट को डीडॉस अटैक करके बंद कर देना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके सर्वर डायनेमिक होते हैं। वो एक सर्वर पर होस्टेड ही नहीं होगा और दूसरा उसके डोमेन भी बदलते रहते हैं। जो डोमेन भी होगा ना वो जी 16 कैरेक्टर या 56 कैरेक्टर का रैंडम नंबर होता है विच विल ऑल्सो बी कीप ऑन चेंजिंग। तो इस वजह से वो एक हफ्ते के लिए डाउन हुई वेबसाइट, पर फिर से सर्फेस हो गई। अच्छा, इंटरेस्टिंगली सिल्क रोड अभी भी चलती है, अभी भी। तो वो दूसरे लोगों ने उसके नाम से बना के चलाना शुरू कर दिया। तो ऐसे और भी वेबसाइट चलना शुरू हुई। वीज़ा माफिया करके थी, अल्फा मार्केट करके थी, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट थी जो ई कॉमर्स थी, पर सिल्क रोड वॉज द नंबर 1 एट दैट टाइम और वो बहुत लीड कर रही थी। तो वो बड़े परेशान, किसी भी तरीके से इसको टेक डाउन नहीं कर पा रहे थे। तो अच्छा, इसी वक्त क्या हुआ कि जापान में एक बंदा पकड़ा गया जो सिमिलर काइंड ऑफ ई कॉमर्स मार्केट चलाता था डार्क वेब पर। पर इस बंदे, इस सिल्क रोड चलती रही, सिल्क रोड के पीछे कौन है पता नहीं पड़ा। फिर एक दिन क्या होता है कि अचानक रॉस अल्ब्राइट को अरेस्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है कि ये बंदा एक लाइब्रेरी में बैठ के काम कर रहा था। एफबीआई जाती है और उसको ट्रैक करती है और जो जहाँ वो बैठा हुआ था वहाँ पे गन लेके जाते हैं और फ्रीज करते हैं और लैपटॉप छीन लेते हैं। ओके। यदि उस दिन उन्होंने लैपटॉप नहीं छीना होता तो रॉस अल्ब्राइट क्लीनली निकल जाता, उसके ऊपर कोई चार्ज प्रूव नहीं हो पाते। जो एकमात्र एविडेंस उसके अगेंस्ट बना वो इस वजह से बना क्योंकि लैपटॉप उस समय ऑन था और लाइव उसमें रॉस अल्ब्राइट एज एन एडमिन लॉग इन था सिल्क रोड में। वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन था, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन था वही उसके अगेंस्ट प्रूफ बन गया कि ये तो एडमिन है, ये तो चला ही रहा है, इसको ऑपरेट कर रहा है। अदरवाइज जो सारे प्रूफ थे वो वकील ने ऑलमोस्ट नलीफाई कर दिए थे। 2 साल करीब केस चला और रॉस अल्ब्राइट को 45 साल की जेल हुई। सो रॉस अल्ब्राइट का चूंकि बिजनेस बढ़ रहा था, वो अकेले नहीं हैंडल कर सकता था, तो उसको और लोग हायर करने थे। तो उसने जॉब पोर्टल पर एक जॉब पोस्टिंग डाली और जो जॉब पोस्टिंग डाली उसमें वही हैंडल यूज़ कर लिया उसने जो उसका एक छद्म नाम था, उपनाम था, जिस नाम से वो डार्क वेब पर ऑपरेट करता था। सेम उपनाम उसने उस जगह यूज़ कर लिया जहाँ पर उसने जॉब पोस्टिंग की सरफेस वेब पर। जैसे naukri.com है, जॉब साइट, ऐसी वेबसाइट होती हैं, तो वहाँ पर उसने एक जॉब पोस्टिंग की थी। तो एफबीआई मॉनिटर कर रही थी कि ये जो उपनाम है कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है और उसके बेस पर वो उस दूसरी वेबसाइट तक पहुँच गए सरफेस वेब की और वहाँ से उसका आईपी एड्रेस मिला। जब आईपी एड्रेस मिला तो देखा कि आईपी एड्रेस तो लाइब्रेरी का है। अब लाइब्रेरी में तो इतने लोग आते हैं, तो अब किसको आप अरेस्ट करेंगे? तो साहब उसकी मॉनिटरिंग की गई 1 हफ्ते तक कि कौन कौन आता है, कौन कौन जाता है, इस तरह से। और इवेंचुअली ट्रैक डाउन किया गया कि एक पैटर्न है और ये बंदा है जो हो सकता है, और इस वजह से फिर इवेंचुअली उसको अरेस्ट किया गया, उसका लैपटॉप छीना गया। क्योंकि जब तक उसको उन्होंने अरेस्ट नहीं कर लिया था, लैपटॉप नहीं खोला था, तब तक एफबीआई को भी नहीं पता था कि ये बंदा जो हम अरेस्ट कर रहे हैं यही है इसका ओनर और नॉट। ये सब डेटा पॉइंट को ट्रैक करते हुए उसको अरेस्ट कर रहे थे। और जब लैपटॉप के अंदर उनको एडमिन लॉगिन ये सब दिख गया, तब ये केस इतना बड़ा बन गया और एक लेडी जज थी जो इसको देख रही थी, उनको थ्रेट आने शुरू हो गए मारने के।
और इसके वकील ने कहा कि भाई ये बंदा तो सिल्क रोड का ओनर नहीं है, ये तो डेवलपर है। जो सिल्क रोड का ओनर है वो वही बंदा है जो जापान में अभी अरेस्ट हुआ है, और वो तो इसको पैसा देता था, इस वजह से ये डेवलपर करता था, तो इस पर तो सिर्फ डेवलपर के चार्जेस लगने चाहिए, इसका बिजनेस नहीं है। और ये प्रूफ भी हो सकता था। लेकिन फिर जो एडमिन लॉगिन था उससे बहुत सारी चीज़ें और निकाल के आ गई। फिर इसकी जब रेड डाली गई तो इसके घर से बिटकॉइंस के करेंसीज़ के टोकन्स वगैरह मिले, डायरीज़ में लिखे हुए, कुछ पेन ड्राइव में, कुछ हार्ड डिस्क में। तो जितनी बार FBI रेड डालती थी कुछ मिलियंस ऑफ बिटकॉइंस मिल जाते थे, मिलियंस ऑफ वैल्यू के बिटकॉइन। तो उस समय मेरे ख्याल से 250-300 मिलियन की वैल्यू के बिटकॉइन मिले। फिर इस व्यक्ति ने FBI के लोगों को रिश्वत देना शुरू कर दिया कि भाई आप ले लो और एविडेंस ख़त्म करो। तो कुछ लोग बिक भी गए, पर FBI ने वो लोग भी ट्रेस कर लिए, फिर उनके खिलाफ भी केस चले, वो भी अरेस्ट हो गए। मतलब इतना शातिर था, तो इतना शातिर और मतलब खतरनाक आदमी कि इसके जो 5 मिनट मिल ले वो उसको कन्विंस कर देता था। तो इससे मिलने के लिए लोग रिस्ट्रिक्ट किए गए कि हर आदमी इसका इंटरोगेट नहीं करेगा। जो इंटरोगेट करता था इसको वो उससे इम्प्रेस होकर उससे उसके लिए काम करना शुरू कर देता था। तो ये क्रिमिनल भी बड़े चार्मिंग होते हैं, मतलब दे कैन इन्फ्लुएंस एनी, कन्विंस कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। पर अंत तो देखिए बुरा चीज़ों का बुरा ही होता है। तो ये अरेस्ट हुआ और फिर जेल गया। लेकिन सिल्क रोड के बाद डार्क वेब पर ऐसे ई कॉमर्स पोर्टल की भरमार आ गई। सो एक और थ्योरी है कि देखिए होता क्या है कि यदि कोई चीज़ पूरी तरीके से बंद ना की जाए और सिर्फ एक, जैसे कि मान लो इस एरिया में 10 क्रिमिनल हैं जो मर्डर करते हैं जी, और किसी तरह पुलिस एक को पकड़ ले और उसको प्रोसिक्यूट भी कर दे, पर 9 को छोड़ दिया जाए, तो फिर ऐसा लगता है कि इसको पकड़ा गया था किसी और इंटेंशन से। इसको पकड़ने का इंटेंशन लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, कई बार ये इंटेंट जाता है। मैं उस तरह का बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी डार्क वेब पर इतनी पोर्टल चल रहे हैं, पर उतना एफर्ट किसी के लिए नहीं लगाया गया टेक डाउन करने के लिए जितना सिल्क रोड के लिए लगाया गया। जी, आज भी ई कॉमर्स पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्ट किलर से लेकर ड्रग से लेकर सब कुछ, हर चीज़ इलीगल होती है जी, पर जितना एफर्ट सिल्क रोड को ब्रेक करने के लिए या उसके बंदे को पकड़ने के लिए लगाया, उतना किसी और के लिए FBI ने कभी नहीं लगाया। तो एक ये भी लोग बताते हैं कि जो रॉस अल्ब्राइट था ये किसी पॉलिटिकल कनेक्शन के थ्रू ये ऑपरेट कर रहा था और वो पॉलिटिकल राइवलरी का शिकार हुआ जी, और उसको अटैकर को पैसा जब्त किया गया। पर उनका काम डार्क वेब पर इलीगल चीज़ें रोकना नहीं था। यदि होता तो रोक, उसके बाद भी फिर डार्क वेब भी बंद करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, डार्क वेब बनाया किसने था? किसने बनाया था? US गवर्नमेंट ने। क्यों बनाया था? इन्होंने बनाया था, डिफेंस ने बनाया था। इन्होंने बनाया था कि जो उनके लोग दूसरे देशों में जासूस हैं और डिफेंस के लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे स्पेशली अफगानिस्तान में, इराक में उस समय, वो कम्युनिकेट कर सकें विद मेन स्ट्रीम US सिस्टम विदाउट एनी सर्वेलेंस पॉसिबिलिटीज़, कि ऐसा ना कोई उनको इंटरसेप्ट कर ले, सुन ले, देख ले, लोकल गवर्नमेंट। जी, तो लोकल गवर्नमेंट को बाईपास करते हुए कोई कम्युनिकेशन सिस्टम आ जाए तो एक स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल के थ्रू डार्क टॉर प्रोटोकॉल बिल्ड किया गया। द अनियन राउटर प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। और टॉर प्रोटोकॉल पीयर टू पीयर इनक्रिप्शन पे ही काम करता है और इसमें जो रूटिंग भी है वो भी TCP/IP नहीं होती, ट्रेडिशनल सिस्टम से अलग है। तो इस वजह से वो बहुत सिक्योर है। और जब डिफेंस ने बना लिया, एक दिन क्या होता है, वो सोर्स कोड लीक हो जाता है। ओके, और एक कम्युनिटी उसको लेकर कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। सो टॉर इवेंचुअली बिकेम ए कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम, ओपन सोर्स सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। और अब डिफेंस का नाम उससे हट गया, US डिफेंस का। और जैसे ही वो कम्युनिटी में आया, पूरी इलीगल चीज़ों के लिए यूज़ होने लगा। तो अब इससे हम 2-3 चीज़ें निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला, क्या ऐसा हो सकता था कि US डिफेंस का डेटा इतनी आसानी से लीक हो जाए? ये लीक हुआ था या लीक कराया गया था? और यदि कराया गया था तो फिर ये नहीं मान सकते कि अभी भी US उसमें नहीं घुसा है और टॉर के थ्रू वो चीज़ें मॉनिटर कर रहा है। तो स्टिल कुछ वो कंट्रोल करते हैं। जब देखिए दुनिया ना, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो चाहे वो बिजनेसेस हो, जो क्रिमिनल मार्केट है ना, वो उसको कंट्रोल और ड्राइव करता है। बिल्कुल। और क्रिमिनल मार्केट को समझना और उसके ऊपर नज़र रखने के लिए डार्क वेब की ज़रूरत थी कि हम उनको एक स्पेस दे देते हैं कि आओ खेलो यहाँ पर कोई सिस्टम है जो उस पर नज़र पर मैं आप पे नज़र रखूँगा। और ऐसा हुआ भी पिछले साल, जब हम पिछले पॉडकास्ट में हम बात कर रहे थे कि एक एनम ऐप आई थी, वो एक चैट ऐप थी जी, डार्क वेब पे प्रमोट हुई कि मोस्ट सिक्योर है, एलीट सिक्योरिटी है, इसमें कोई क्रैक नहीं कर सकता। तो सारे क्रिमिनल उसको यूज़ करना शुरू कर दिया।
डार्क वेब पे हर एक आदमी एनम को प्रमोट कर रहा है, एनम यूज़ कर रहा है। एनम से ही बात करेंगे आप, जैसे आजकल नहीं होता कि आप इस पे आ जाओ, जेंगी पे आ जाओ, डिस्कॉर्ड पे बात कर लेते हैं, सिग्नल पे आ जाओ, उसी तरह से एनम पे आ जाओ, बात करते हैं। फिर क्या हुआ, एक दिन यूएस गवर्नमेंट ने रेड डाली 8 कंट्रीज़ में और करीब $multi-billion एसेट कॉन्फिस्केट किए, गोल्ड, करेंसीज, गन्स, अम्यूनिशंस, कार, लग्जरी कार्स, बहुत सारा पैसा, क्योंकि एनम ऐप एफबीआई ने बनाई थी। ओह, दे मेड इट। उनको एक बंदा मिला डार्क वेब पर, उसको उन्होंने अरेस्ट किया और उससे एक डील की कि तू हमारी ऐप प्रमोट करेगा, तुझे छोड़ देंगे, गेम को बड़ा बनाते हैं। तो उसने ऐप प्रमोट करनी शुरू कर दिया और उसके जो हैंडल्स थे, क्योंकि वो 8-10 साल से ऑपरेट कर रहा था डार्क वेब पे, तो उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, तो उसने वो प्रमोट करनी शुरू कर दी, तो लोगों ने फॉलो करना भी शुरू कर दिया। जब कई सारे कंट्रीज़ में बहुत सारे क्रिमिनल माफिया उस पे एक्टिव हो गए, तब एफबीआई ने एक्शन लेना शुरू किया और एक साथ एक्शन लिया, एक ही दिन लिया है, ताट सारा सभी को एक साथ पकड़ लिया। खेल खत्म। वाह। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है डार्क वेब भी कुछ ऐसे ही खेल हो, क्योंकि बनाया तो यूएस नहीं है।